Warm welcome to all students. We have been studying reproduction in plants, mainly flowering plants, angiosperms. Up to the previous lecture, we have discussed pollen-pistil interaction, which we said is all the events which take place after the pollen lands on the stigma up to fertilization. अब हम आज एंजियोस्पर्म्स का फर्टिलाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं. एंजियोस्पर्म्स का फर्टिलाइजेशन एक यूनिक फर्टिलाइजेशन है which we call as double fertilization. We call this double fertilization because it involves two sets of male and female gametes, not only one male gamete, one female gamete. So it is actually something like, जैसे of course ये एग्जाम में लिखने के लिए नहीं है, ये जो मैं कह रहा हूं वो समझने के लिए है, सिर्फ only for understanding. It is as if एक ही मंडप में एक ही साथ दो शादियां हो रही है. एक मेन हीरो हीरोइन की शादी, zygote formation, male and female gamete, and one male gamete and two polar nuclei, three nuclei का एक साथ fusion, something called triple fusion. ऐसा एक यूनिक प्रोसेस सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में ही देखने को मिलता है. We don't see this anywhere else, न जिम्नोस्पर्म्स में, न कहीं लोअर प्लांट्स में, न कहीं एनिमल्स में. सो एंजियोस्पर्म्स का ये यूनिक प्रोसेस डबल फर्टिलाइजेशन क्या एग्जैक्टली है ये समझ लेते हैं. इसको पहले क्या टर्म्स है ये समझ लेते हैं. सो वी कैन सिंपली राइट दिस एज, in the case of angiosperms we see a process called double fertilization, DOUBLE fertilization, FERTILIZATION, double fertilization, which is actually made up of two parts. One part called syngamy, 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 and a second part which we call as triple fusion, TRIPLEFUSION, triple fusion. So syngamy plus triple fusion gives you double fertilization. अब ये syngamy exactly क्या है, triple fusion exactly क्या है, ये अब हम समझने की कोशिश करते हैं. Let us clear the board. Now, to understand this, let us have a magnified view of the entire embryo sac. So, आपको मालूम है कि एक ओव्यूल है जिसका ये फ्यूनिकल है जो प्लेसेंटा से ओवरी को अटैच्ड है. ये फ्यूनिकल ओव्यूल को कनेक्ट कर रहा है एक अटैचमेंट पॉइंट हाइलम के जरिए, और हाइलम के यहां से ये ओव्यूल जो है इसके अंदर प्रोटेक्शन के लिए चारों तरफ से इंटेग्यूमेंट कवरिंग्स है. इसके अंदर न्यूसेलस था. न्यूसेलस का एक सेल बड़ा होकर उसका एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट बन गया. बाकी न्यूसेलस के कुछ सेल्स अभी भी बचे हुए हैं. सो ये अपना न्यूसेलस इस वक्त तक तो है. एंड एम्ब्रियो सैक के अंदर आपको मालूम है एक एग सेल था, एक सिनर्जिड और दूसरा सिनर्जिड, दो पोलर न्यूक्लियाई और तीन एंटीपोडल्स अपने अपने हैप्लॉइड न्यूक्लियाई के साथ. 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. इसमें आफ्टर पोलन पिस्टल इंटरैक्शन पोलन ट्यूब स्टार्टेड डेवलपिंग. पोलन ट्यूब कैरिड 2 मेल गैमीट्स क्लोज टू दिस पॉइंट. Pollen tube entered through the micropyle, porogamy, and penetrated one of the synergids, burst the synergid, cytoplasm came out, and so the 2 male gametes came out and got delivered here inside the embryo sac. ये हमने ऑलरेडी देख लिया है. अब इसके आगे इनके क्या क्या फर्टिलाइजेशंस होंगे, इनके क्या क्या फ्यूजन्स होंगे, ये हम देख रहे हैं. इसके लिए हमको मेनली हमारा ध्यान सिर्फ यहां तक रखना है. वी वांट टू स्टडी ओनली दिस मेन पार्ट. सो लेट अस एक्सपैंड दिस. सो लेट अस क्लियर ऑल द रेस्ट ऑफ द ओव्यूल एंड फोकस आवर अटेंशन ओनली ऑन द एम्ब्रियो सैक.
This is the embryo sac with 1, 2 and 3rd antipodals. Egg apparatus made up of 1 egg cell or female gamete, 1 synergid with filiform apparatus, second synergid with filiform apparatus, which has now got destroyed. So let us clear away this part. So we are now left with 1 egg cell and destroyed synergid, जिसमें कि पोलन ट्यूब ने एंट्री मारकर उसका भी टिप बर्स्ट ओपन हुआ है. इसमें से एक मेल गैमीट यहां आ चुका है. यहां पे 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, दूसरा मेल गैमीट यहां आ चुका है. टू मेक द डिफरेंस क्लियर, लेट अस शो द फीमेल गैमीट्स in red color and their nucleus in red color. So ये फीमेल साइड गैमीट है और ये भी फीमेल साइड गैमीट्स है. These are 2 polar nuclei. In white we are showing the 2 male gametes. So ये white में जो है वो हमारे मेल गैमीट्स है, एक यहां पर और एक यहां पर. अब ये सारे स्ट्रक्चर्स हैप्लॉइड है. इसके साथ भी एक 1 set of chromosomes, 1 set of chromosomes, 1 set of chromosomes. Here also 1 set of chromosomes, 1 set of chromosomes. Now we see at this point 2 fertilizations. First fertilization involves fusion of first male gamete with the egg cell. So in दोनों का इकट्ठा होना, that is what we call as first fertilization. So this one part is first fertilization. And second fertilization is a simultaneous fusion, a combined fusion of 3 different haploid nuclei, 1 from the male gamete and 2 from the 2 polar nuclei. So इन तीनों का इकट्ठा होना, that is called second fertilization. This second fertilization involves 3 nuclei, so we call it triple fusion. First one involves the fusion of the 2 nuclei to form a zygote. Coming together of gametes for zygote formation is often called syngamy. So we call this as syngamy. So syngamy और triple fusion embryo sac के अंदर इस तरीके से हो रहा है. Syngamy is between first male gamete and egg cell, giving rise to diploid zygote. So let's write that. Syngamy is syngamy, S-Y-N-G-A-M-Y. Syngamy is, what does it involve? It involves first male gamete plus the egg cell, which is the female gamete. Egg cell, female gamete. So first male gamete plus egg cell. फर्स्ट मेल गैमीट भी हैप्लॉइड है, एग सेल भी हैप्लॉइड है, n plus n will be diploid to n. So this combination gives rise to a structure which we call as zygote, Z-Y-G-O-T-E, and this is diploid to n. आगे चल के इसी zygote से नया एम्ब्रियो बनेगा, नए एम्ब्रियो से नया पौधा बनेगा, the new individual will be born. So this is like regular fertilization in any other organism. The additional fertilization we are getting is the second fertilization called triple fusion. Triple fusion में क्या होगा? So वो भी यहाँ लिखते हैं. Triple fusion, T-R-I-P-L-E-F-U-S-I-O-N, triple fusion. In triple fusion we get fusion between, इसमें क्या है? तो first of all second male gamete. This is a fusion involving second male gamete plus what? With what is it getting fused? With the 2 polar nuclei. अब कुछ बुक्स में, खास करके स्टेट बोर्ड के HSC के 12th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में भी 2 पोलर न्यूक्लियाई के जगह पे सेकेंडरी न्यूक्लियस बोला गया है, which is not wrong. Some books do say that the 2 polar nuclei join to form a secondary nucleus which is diploid. But NCERT or NEET में we don't talk of secondary nucleus,
वी टॉक ऑफ टू सेपरेट पोलर बॉडीज। दोनों बोर्ड्स में थोड़ा सा अलग है, दोनों भी अपनी अपनी जगह पे सही है। आपको जिस एग्जाम में आंसर लिखना है अकॉर्डिंगली अपना आंसर चूज करना पड़ेगा। स्टेट बोर्ड में आप लिखोगे सेकेंडरी न्यूक्लियस, एनसीईआरटी और नीट में आप याद रखोगे पोलर न्यूक्लियाई, द टू पोलर न्यूक्लियाई। अब ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई भी हैप्लॉइड है, n और 2 है, सो n प्लस n 2 हो गए। और ये सेकेंड मेल गैमीट भी हैप्लॉइड है, वो भी n है। तो 1 2 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाएंगे तो n प्लस n ट्रिप्लॉइड 3n स्ट्रक्चर बन जाएगा। दैट न्यूक्लियस वी कॉल एज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN. PEN stands for primary endosperm nucleus. So triple fusion results in formation of a large cell called primary endosperm cell with a triploid nucleus called as primary endosperm nucleus. इस तरीके से दो फर्टिलाइजेशन एक साथ होना, इसको एंजियोस्पर्म्स का एक स्पेशल एडवांटेज माना जाता है। दिस इज सीन ओनली इन एंजियोस्पर्म्स। हाउ इज इट यूजफुल, हाउ इज इट बेनिफिशियल, वी विल वेरी शॉर्टली सी। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। बट नाउ टू क्विकली रिवाइज एंड रिकैप double fertilization. Angiosperms show double fertilization. The two fertilizations are called syngamy and triple fusion. Syngamy is a fusion of the first male gamete with the egg cell to give rise to a diploid zygote. Triple fusion is the name of the second fertilization. Triple fusion involves fusion of second male gamete with the two polar nuclei, giving rise to a triploid primary endosperm cell with a primary endosperm nucleus. ये आपका शॉर्टकट में समरी में डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया। अब इस प्रोसेस का इंपॉर्टेंस क्या है ये भी देखेंगे, और ये प्रोसेस होने के बाद एम्ब्रियो सैक के सारे पार्ट्स यानी कि ये 3 एंटीपोडल्स, ये सिनर्जिड्स, एक फूटा हुआ और एक इंटैक्ट, और इसके बीच में अब बने हुए एक जाइगोट और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और न्यूक्लियस, इनका आगे क्या होने वाला है ये भी हमको देखना है। सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है वो समझ लेते हैं। बिकॉज ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी गॉट टू सी द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट which was diploid. Diploid means correct chromosome number has been restored from the zygote. Now if you get an embryo which in the seed becomes after germination a seedling which becomes a new plant, then that plant will have the correct diploid chromosome number, the 2n diploid status which the plant should have. So that has been correctly restored. एक first important fertilization का एक इंपॉर्टेंस आ गया, एक सिग्निफिकेंट बेनिफिट। अब ये जाइगोट से एम्ब्रियो बनना, इसके लिए बहुत सारा न्यूट्रिशन जरूरी है। यू हैव टू सप्लाई इट विद अ लॉट ऑफ carbohydrates, amino acids, proteins, sugars, lots of food, some lipids also to store. All of this requires a lot of supply of energy, supply of a lot of important molecules, a lot of nutrition. ये न्यूट्रिशन सप्लाई करने के लिए ये एंडोस्पर्म एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बन गया है। इट इज डेडिकेटेड फॉर द फंक्शन ऑफ गिविंग न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। सो इसकी ग्रोथ होने के लिए, इसका रैपिड डेवलपमेंट होने के लिए इसको बहुत सारा फूड जरूरी है। वो फूड प्रोसेस करके इसको सप्लाई करना ये एंडोस्पर्म का काम है। एंड बिकॉज इट इज ट्रिप्लॉइड है, इसका मतलब 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो वो ज्यादा एंजाइम्स बना सकता है, ज्यादा डीएनए है उसके पास, ज्यादा अच्छे तरीके से प्रोसेस कर सकता है। एंड सो इट कैन बी अ मोर एफिशिएंट एंडोस्पर्म केपेबल ऑफ सपोर्टिंग अ वेरी गुड ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो। ये भी एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट, आपको एक ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म मिल गया एंजियोस्पर्म्स में। बाकी प्लांट्स में ऐसा ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म नहीं है। जिम्नोस्पर्म्स में भी एंडोस्पर्म होता है बट इट इज नॉट ट्रिप्लॉइड, इट इज हैप्लॉइड। सो ये एक और एडवांटेज इस डबल फर्टिलाइजेशन से मिल गया। साथ ही साथ जो 2 मेल गैमीट्स बने थे, दोनों को अपना अपना एक पार्टनर मिल गया। एक मेल गैमीट को एक एग सेल मिल गया जिससे कि जाइगोट बन गया।
दूसरे मेल गैमीट को पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूजन होकर ट्रिपल फ्यूजन बनाकर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाकर न्यूट्रिशन का काम मिल गया। अगर ये नहीं होता तो शायद ऐसे हो सकता था कि दोनों मेल गैमीट्स इसी के साथ फर्टिलाइज हो जाए और फिर आपको करेक्ट क्रोमोसोम नंबर नहीं मिलेगा, कुछ ट्रिप्लॉइड स्टेटस आ जाएगा। खास दूसरी प्रॉब्लम ये कि इसके एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए फिर एक बढ़िया एंडोस्पर्म भी नहीं मिलेगा। तो बिकॉज ऑफ ट्रिपल फ्यूजन वी आर फाइंडिंग दैट बोथ मेल न्यूक्लियाई ऑल्सो गेट some destination, they get some task to fulfill। दोनों का फेट एक सही तरीके से हो जाता है, दोनों का यूटिलाइजेशन सही तरीके से हो जाता है। So all in all, that is the significance of double fertilization। Once double fertilization takes place, we see a lot of changes in the flower। After fertilization, what we find is very quickly the ovary of the flower starts becoming the fruit and the ovule starts becoming the seed। साथ ही साथ बाकी जो पार्ट्स है, पेटल्स वगैरह, करोला, एंड्रोशियम वगैरह, ये सब डीजेनरेट होना शुरू हो जाएगा। अब इनका कोई रोल नहीं है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो इनका अब कोई फंक्शन नहीं बचा है, इनका अभी कोई इंपॉर्टेंस नहीं बचा है। दे विल ऑल डीजेनरेट, सूख कर दे विल ऑल स्टार्ट ड्रॉपिंग ऑफ और दे विल श्रिवल अवे और दे विल बी cast off। So let's now take a view of the overall flower as well as ovary and ovule formation, ovule to develop into seed and ovary to develop into fruit। क्या क्या होगा ये अब हम देखते हैं। So let us clear this, इसको साफ कर दिया। अब हम देखते हैं, सबसे पहले एक बार फ्लावर की तरफ एक बार नजर डालेंगे। फ्लावर हैड दिस पेडिसल, द डंडी, जिसका एक थैलेमस था, जिस पर केलिक्स था, जिस पर करोला भी था, पेटल्स अलग अलग थे, जिस पर से एंड्रोशियम मेड अप ऑफ स्टेमन्स हैविंग फिलामेंट्स एंड एंथर्स ये भी थे, और साथ ही साथ पिस्टल या गाइनीशियम विथ ओवरी, इनसाइड दैट ओव्यूल, स्टाइल एंड स्टिग्मा, ये सब था। अब केलिक्स अर्ली प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर के लिए था। फ्लावर अब बड़ा हो चुका है, अब केलिक्स के लिए कोई काम नहीं है, सो केलिक्स अगर हट गया तो भी चलेगा। करोला का काम था टू प्रोड्यूस अ लिटिल नेक्टर सो दैट बीज एंड बटरफ्लाइज विल कम एंड इन द प्रोसेस पॉलिनेशन विल बी सक्सेसफुल। उनको अट्रैक्ट करने के लिए थोड़े कलरफुल शोई पेटल्स भी थे। तो करोला का काम ये इन्विटेशन ऑफ पॉलिनेटर्स वाला था। अब पॉलिनेशन हो चुका है, फर्टिलाइजेशन भी हो चुका है, तो इसका भी अब कोई रोल नहीं है। दिस ऑल्सो इज नॉट रिक्वायर्ड। एंड्रोशियम का फंक्शन था टू बी एबल टू प्रोवाइड द एंथर्स और द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर्स विच विल देन हैव द मेल गैमीट्स फॉर फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ चाहे यहाँ से हो या चाहे किसी दूसरे फ्लावर से हो, पॉलिनेशन हो चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तो अब इनका भी कोई काम नहीं बचा, इनका भी रोल खत्म हो गया है। अच्छा, स्टिग्मा का काम था टू रिसीव द पोलन ग्रेन एंड अलाउ द जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ट्यूब एंड टेक द मेल गैमीट्स टू द ओव्यूल। फर्टिलाइजेशन हो चुका तो वो भी काम खत्म हो गया, तो इसका भी रोल नहीं है। सो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? ओनली ओवरी विथ ओव्यूल इनसाइड and the stalk। Ovary is going to eventually become fruit and ovule is going to become the seed inside the fruit। That is what is going to happen। All the rest has to go away। So we are no more interested in all the rest of these things। ये सब हट गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको अब मेनली सिर्फ इन पार्ट से मतलब है, ovary and ovule। So let us focus our attention on that। Let's clear all this and let's draw a large ovary। Inside the large ovary we have a large ovule। So this is placenta। मैं short में लिख रहा हूं placenta। This is funicle F। This is hilum H। This is a revision of what we have already done before। ये दोनों इंटेग्यूमेंट्स है I।
इसके अंदर ये न्यूसेलस था N, जिसके अंदर ये एम्ब्रियो सैक था, सो ये एम्ब्रियो सैक। इसके अंदर अब फर्टिलाइजेशन होकर एक जाइगोट बचा है और एक ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बचा है। एंटीपोडल्स जो थे इनका अब कोई रोल नहीं बचा है, सो दे विल डीजेनरेट। एक सिनर्जिड तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी जब पोलन ट्यूब ने एंट्री ली, दूसरी सिनर्जिड भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, डीजेनरेट हो जाती है। सो इन द एम्ब्रियो सैक वी आर लेफ्ट विथ ओनली 2 cells, one diploid zygote and one triploid primary endosperm cell with a primary endosperm nucleus. Once you get these 2 structures left, धीरे धीरे न्यूसेलस डीजेनरेट हो जाएगा, इंटेग्यूमेंट्स विल बिकम प्रोटेक्टिव सीड कोट। सो जैसे ही ओव्यूल से सीड बनना शुरू हो जाएगा, उस सीड का सीड कोट ये इंटेग्यूमेंट से बनेगा। सीड को ओवरी से अटैच करने वाला पार्ट, सीड का स्टॉक, सीड की डंडी, फ्यूनिकल, वो डंडी बन जाएगी। सीड पे एक छोटा मार्क और स्कार रहता है जहां पे उसका स्टॉक अटैच था, वो हाइलम। हाइलम ऑफ ओव्यूल विल बिकम हाइलम ऑफ सीड। सो ओव्यूल विल बिकम सीड, इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल विल बिकम सीड कोट, आउटर टफ टेस्टा, इनर सॉफ्ट पेपरी टेगमेन। आपने 11th स्टैंडर्ड में ये पार्ट्स पढ़े हुए हैं। सीड इज हैविंग अ प्रोटेक्टिव सीड कोट, डबल लेयर्ड, outer tough one is testa, inner soft papery one and thin one is called tegmen। तो ये 2 इंटेग्यूमेंट से वो सीड कोट बनेगा। न्यूसेलस के सेल्स अपना अपना खाना सैक्रिफाइस करके यहाँ एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए दे देंगे, तो न्यूसेलस विल ऑल्सो गेट डिस्ट्रॉयड, इट विल ऑल्सो डीजेनरेट। फ्यूनिकल विल बिकम द स्टॉक ऑफ द सीड, placenta will remain as placenta to give food coming from here to the rest of the developing structures. Ovary will become fruit. The ovule is surrounded by the fruit part which we call as pericarp. Pericarp has further layers such as epicarp, mesocarp, endocarp. ये आपने 11th स्टैंडर्ड में फ्रूट मॉर्फोलॉजी में पढ़ा हुआ है। इसका एक हल्का सा रिवीजन भी हम थोड़ी देर के बाद करेंगे, बट ओवरी से धीरे धीरे वो फ्रूट एंड पेरिकार्प बनना शुरू होने वाला है और उसके अंदर ओव्यूल से सीड बनना शुरू होने वाला है। इसके लिए इसकी बहुत सारी ग्रोथ होना शुरू होना जरूरी है। सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ फूड ब्रॉट इन फ्रॉम फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द सराउंडिंग लीव्स by the pedicel over here, and the fruit will start enlarging, and inside that the ovule will start growing into seed, and inside the ovule, inside the embryo sac, the egg cell will eventually become embryo, and the primary endosperm nucleus will give nourishment, nutrition to that to help in the embryo formation. So पहले वो endosperm development होगा, फिर embryo formation होगा। So ये एम्ब्रियो सैक के अंदर की डेवलपमेंट्स पे अब हम फोकस करते हैं। ये ओवरऑल फ्लावर का फेट हमने देख लिया। केलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनीशियम में से मेनली सिर्फ ओवरी और ओव्यूल यही पार्ट सब बचे हैं, बाकी का कोई ज्यादा रोल नहीं है। हाँ, थोड़े डिविएशंस हो सकते हैं, कभी कभी केलिक्स परसिस्ट होता है। जब केलिक्स परसिस्ट होगा तो जैसे ओवरी का फ्रूट बनना शुरू हो जाएगा तो calyx will remain with the fruit, which is why sometimes we find in some fruits such as chili, मिर्ची, इसमें आपको calyx persistent दिखता है। It persists in the fruit also। जैसे मिर्च की कहानी, वही बैंगन की कहानी। बैंगन पे जो ग्रीन कवर है वो उसका persistent calyx है। सो कभी कभी calyx persist हो सकता है। सेम वे कभी कभी न्यूसेलस भी परसिस्ट होता है, जैसे कि काली मिर्च, काली मिरी, उसमें जो पेरिस्पर्म पार्ट है दैट हैज कम फ्रॉम न्यूसेलस। ऐसा कभी कभी थोड़े से एक्सेप्शंस है, बट अदरवाइज ऑल दीज अदर पार्ट्स आर डिस्ट्रॉयड, दे आर डीजेनरेटिंग, एंड ओवरी विल बिकम फ्रूट, ओव्यूल विल बिकम सीड। दैट इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन। विदिन द ओव्यूल, विदिन द एम्ब्रियो सैक, zygote will become embryo, and before that endosperm will develop
to give nourishment to the embryo. So endosperm development और embryo development, ये दो अहम बातें पोस्ट फर्टिलाइजेशन हो चुका, डबल फर्टिलाइजेशन हो चुका, डबल फर्टिलाइजेशन के दो एंड प्रोडक्ट्स डिप्लॉयड जाइगोट, ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इनका आगे क्या होगा, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट और एम्ब्रियोजेनेसिस, ये अब हम देखने जा रहे हैं. So let us clear all of this also and let us draw a very large embryo sac in which we have a triploid 3N primary endosperm nucleus in a very large cell called as primary endosperm cell and one diploid zygote. This is diploid 2N. This is what we have called zygote. Destroy क्या क्या हुआ? तो let's do that with a very very fine little black dotted line. Antipodals. ये डीजेनरेट हो गए. एक यहां सिनर्जिड था, वो फूट गया, एक और सिनर्जिड था, वो भी डैमेज हो गया, डीजेनरेट हो गया. सो ये सब निकल गया है, उसके फिलीफॉर्म एपरेटस वगैरह ये सब निकल गया, ये सब निकल गया. इन अ वे आप मान सकते हैं ये एग्जाम में लिखने के लिए नहीं है, सिर्फ याद रखने के लिए. फ्यूजन होना एक तरीके से एक शादी है. सो शादी तो हो गई है, तो ये खाना खाने के लिए आए हुए मेहमान है, शादी हो गई तो इनका काम खत्म. ये दो सिनर्जिड्स जो थे, इनका काम था टू एंश्योर दैट द पोलन ट्यूब कम्स इन द राइट प्लेस. सो ये दुल्हन थी उस वक्त, एग सेल था, दैट वाज द फीमेल गैमीट, इट वाज इन अ वे लाइक द ब्राइड जिसकी शादी होने जा रही है. उसको मदद करने के लिए, जैसे उसके कोई फ्रेंड्स होते हैं, ब्राइड्समेड्स होती है, शादी में करोली होती है, ब्राइड्समेड्स होती है जो दुल्हन का गाउन कपड़े वगैरह संभालते बैठते हैं. तो उनका काम था टू हेल्प इन द प्रोसेस. उन्होंने अपना काम निभा लिया, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तो उनका भी अब रोल नहीं बचा. सो दे आर ऑल गोइंग टू डिसइंटीग्रेट, दे विल ऑल डीजेनरेट, एंड दैट इज हाउ वी आर लेफ्ट विथ एन एम्ब्रियो सैक विथ ओनली टू सेल्युलर कंपोनेंट्स, वन जाइगोट व्हिच इज डिप्लॉयड and one large remainder cell, the primary endosperm cell with a single triploid nucleus, primary endosperm nucleus. Now primary endosperm nucleus will, okay, so we can get this part clear. इसको हम कोई लेना देना नहीं है, इसको भी अभी कोई लेना देना नहीं है. हाँ, ये जरूर चाहिए, जाइगोट जरूर चाहिए. ओके, सॉरी, एक मिनट, ये जाइगोट वी वांट इन वाइट कलर, सो लेट अस शो दैट. ये बचा हुआ है. यस. अब पहले एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट. एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हैपेंस इन अ वेरी यूनिक वे called free nuclear divisions. In free nuclear divisions, what we see is nucleus divides, एक का दो, and keeps on dividing, दो के चार, and so on, चार के 8 and 16 and so on. But इसके साथ साथ जो साइटोप्लाज्म की डिवीजन होनी चाहिए थी, वो नहीं होती है. सो यू गेट रैपिड सक्सेसिव, एक के पीछे एक न्यूक्लियस की बहुत सारी डिविजन्स, so that you get thousands and thousands of nuclei. Sometimes, in fact, in a larger fruit, even millions of nuclei without any cell wall formation. So you will start getting lots of these nuclei. ये सारे nuclei जो है, इनकी ploidy क्या होगी? How many sets of chromosomes? They will all be triploid because they are all coming from a triploid primary endosperm nucleus by mitosis. So mitotic divisions are resulting in triploid nuclei, many. Now why no cell walls? No cell walls because इसका purpose क्या है? इसका endosperm का काम क्या है? उसका काम है कि सराउंडिंग टिश्यू से थोड़ा खाना लेना, उसको प्रोसेस करके इसको न्यूट्रिशन सप्लाई करना. तो न्यूट्रिशन सप्लाई करने के लिए धीरे धीरे ये भी बड़ा होकर यहां आने वाला है, उसको खाना देना है. सेल वॉल्स डालते जाएंगे तो उसमें टाइम और एनर्जी वेस्ट हो जाएगी.
सो पहले इसको खाना देना अपनी पहली प्रायोरिटी है। तो पहले प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी बढ़ाते हैं, जितने न्यूक्लियाई ज्यादा उतना फूड प्रोसेसिंग ज्यादा कर सकता है, बिकॉज उतने ज्यादा क्रोमोसोम्स, उतना ज्यादा डीएनए, उतना ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस, उतने ज्यादा एंजाइम्स, उतना ज्यादा फूड मैन्युफैक्चरिंग. So they are focusing first on developing lots of food so that embryo can develop nicely. And that is why we most commonly see free nuclear divisions. Sometimes we do get some other forms which we will see a little later, but the common form that is very commonly observed is free nuclear divisions. अब ये free nuclear divisions की कहानी और थोड़ी समझने के लिए we will take the example of a very familiar, बहुत जाना पहचाना एक फल, that is coconut. जब आप एक नारियल, कोकोनट एकदम टेंडर फॉर्म में लेते हैं, या ग्रीन कलर का, when you go to that नारियल वाला and say भैया भैया एक एकदम पानी वाला नारियल दे दो, पूरा पानी होना चाहिए, मलाई खोबरा वगैरह कुछ नहीं चाहिए, पानी वाला नारियल चाहिए. तो ये एक फ्रूट है, इसका ये आउटर एपिकार्प है, इसके अंदर जो फाइबर्स है वो उसका मीजोकार्प है, जो हार्ड शेल है वो उसका एंडोकार्प है. इस तरीके से ये फ्रूट बना है. और इसमें जो पहले पानी है वो एक्चुअली एक लार्ज एंडोस्पर्म का सेल और साइटोप्लाज्म है, जिसमें कि मिलियंस ऑफ न्यूक्लियाई फ्लोट कर रहे हैं. सो व्हाट यू ड्रिंक एज टेंडर कोकोनट वाटर, कच्चे नारियल का पानी, वो एक्चुअली मिलियंस ऑफ न्यूक्लियाई है इन द सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म, जो धीरे धीरे बाद में सेल वॉल ले डाउन होना शुरू हो जाएगा. सो पहले फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होते होते मिलियंस ऑफ सेल्स विल बी, फिर मिलियंस ऑफ न्यूक्लियाई विल बी फॉर्म्ड, देन वन बाय वन, लेयर बाय लेयर, सेल वॉल्स विल स्टार्ट गेटिंग लेड फ्रॉम आउटसाइड टुवर्ड्स इनसाइड. इसलिए बाद में धीरे धीरे कोपरा बनते जाएगा, सफेद खोबरा बनेगा इसमें, और पानी धीरे धीरे कम होते जाएगा. साइटोप्लाज्म विल नाउ स्टार्ट गेटिंग deposited in the form of cell walls, and some part of it will become a part of the cell walls, and the nuclei will also start getting deposited. तो जैसे जैसे खोबरा बढ़ेगा वैसे वैसे पानी कम होता जाएगा. ये प्रोसेस यहाँ भी हो रहा है. So this is one good example to understand. And then of course इसमें एक एम्ब्रियो भी बनेगा, जिसमें से अगर इसको आप इस नारियल को गमले में रखोगे या पानी में रखोगे तो इससे एक शूट, ग्रीन लीव्स बाहर निकल के आएगी और रूट्स भी निकलना शुरू हो जाएगा, एंड यू विल गेट अ प्लांट, अ न्यू कोकोनट ट्री कमिंग आउट फ्रॉम दिस. बट अभी हमको यहाँ नहीं पहुंचना है, सो अभी हम ये पार्ट हटा देते हैं. अभी हम हमारा ध्यान एंडोस्पर्म डेवलपमेंट और एम्ब्रियो डेवलपमेंट पे केंद्रित करते हैं. वील फोकस ऑन दैट. So first, free nuclear divisions. In the meantime, this is increasing in size also. So धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा. इसमें न्यूसेलस के सराउंडिंग सेल्स का साइटोप्लाज्म, it will absorb and take it up, and so nucellus will get destroyed. And धीरे धीरे ओव्यूल बढ़ता जा रहा है, उसमें ये एम्ब्रियो सैक बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें एंडोस्पर्म बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई बढ़ते जा रहे हैं. ये बहुत न्यूक्लियाई बनने के बाद फिर जाइगोट विल स्टार्ट डेवलपिंग टू गिव राइज टू एम्ब्रियो, यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगा. सो अब हम देखते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होगा, व्हाट विल बी द स्टेप्स. इन एम्ब्रियोजेनेसिस व्हाट वी फाइंड इज द जाइगोट डिवाइड्स इनटू टू सेल्स. जाइगोट थोड़ा इलोंगेटेड है, लॉन्जिट्यूडनल है, इसकी डिवीजन ट्रांसवर्स हो जाती है ऐसे अक्रॉस द लेंथ, because of which two cells will be formed, one cell and second cell. अब ये जो सेल माइक्रोपाइल की तरफ है, ये वाला, this is referred to as the basal cell. आगे चल के इससे एक सस्पेंसर बनने वाला है, so some people also call it suspensor cell, but we'll call it basal cell for the moment. And इससे आगे चल के एक्चुअल एम्ब्रियो बनने वाला है, so this other one is called
embryonal cell, EMBRYONAL, embryonal cell. ये जैसे एक ट्रांसवर्स डिवीजन हो गई वैसे रिपीटेड ट्रांसवर्स डिविजन्स होती रहेगी, एंड सो 2 सेल्स की जगह वो बढ़ते बढ़ते और ज्यादा सेल्स बनाते हुए एक कॉलम, एक सॉर्ट ऑफ इलोंगेटेड ट्यूब की तरह बनाएगा कॉल्ड सस्पेंसर, एंड एट द एंड ऑफ दैट embryonal cell will remain as an embryonal cell. So after some time ये कैसे दिखेगा देखते हैं. इसको अब हम हटा देते हैं एंड आफ्टर सम टाइम ये ऐसे दिखेगा. आपके पास ये एम्ब्रियो सैक था, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई थे एंड ऑफ कोर्स चारों तरफ से है, सब जगह है. समझ लीजिए, we don't need to actually go everywhere to draw this. And from here you have now 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ट्रांसवर्स डिवीजन से ज्यादा सेल्स बनते हुए एम्ब्रियोनल सेल बीचों बीच आ गया है, राइट एट द सेंटर ऑफ द एम्ब्रियो सैक. अब आपको समझ में आएगा ये फीमेल गैमेटोफाइट को हम एम्ब्रियो सैक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसी के अंदर तो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है. सो द सैक, द कैविटी इनसाइड विच द एम्ब्रियो विल डेवलप इज एम्ब्रियो सैक. दैट इज व्हाई द टर्म फॉर फीमेल गैमेटोफाइट इज एम्ब्रियो सैक. अब ये जो एम्ब्रियोनल सेल है, इसी से एक्चुअल सारा एम्ब्रियो जो कि आगे चल के सारा प्लांट बनेगा, वो इस एक अकेले सेल से ही ऑलमोस्ट एवरीथिंग बनने वाला है. फॉर दैट नाउ वी फाइंड embryonal cell starts undergoing some divisions. These divisions are first 3 consecutive divisions in right angle planes to one another. So एक ऐसे डिवीजन होगी, एक इस तरीके से होगी और फिर एक ट्रांसवर्स होगी, जिसकी वजह से फर्स्ट डिवीजन के बाद 2 सेल्स, सेकेंड डिवीजन के बाद 4 सेल्स, थर्ड डिवीजन के बाद 8 सेल्स का ग्लोब्यूलर एक एंडोस्पर्म वाला एक ग्लोब्यूलर एक एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाएगा. फिर वो 8 सेल्स और रैपिडली डिवाइड होते जाएंगे, 16, 32 एंड मोर, एंड यू विल सून गेट अ मास ऑफ सेल्स which is approximately spherical. So this is a mass of round mass of cells, spherical mass of cells, which we now call as a globular embryo. So इस वक्त ये globular embryo के फॉर्म में बना है. ये सब डिविजन्स के लिए इसको फूड जरूरी है जो कि सराउंडिंग एंडोस्पर्म से उसको मिल रहा है. अब धीरे धीरे यहाँ पे डिपोजिशंस भी होना शुरू हो चुका है. So free nuclear endosperm has now started becoming cellular. Cells have started forming from outside to inside. But there are always nuclei here which will keep on giving some food. And so this process goes on very rapidly. अब ये जो globular embryo है, गोल सा जो है, धीरे धीरे इसमें से एक रीजन में थोड़ा यहाँ पर और थोड़ा यहाँ पर. So यहाँ तक अपना सस्पेंसर है. ये 2 एंड्स में सेल डिवीजन increases in speed. It happens faster. When it happens faster, more cells will be formed. उनके लिए जगह नहीं होगी तो वो थोड़े से बाहर आ जाएंगे. एक छोटा सा आउटग्रोथ, एक छोटा सा बड़ की तरह, a little bit of a protrusion, a little bit of outer push you will get to see. So the cells will start increasing in protrusion over here. यहाँ पे वो फूल के बाहर आ जाएंगे. Because of which we find that the endosperm now starts looking something like, इसमें बहुत सारे सेल्स हैं जो कि ये मैं दिखा रहा हूँ, एंड एक तरफ आउटग्रोथ आने की वजह से ये अब यहाँ के सेल्स ज़्यादा फास्ट डेवलप हुए हैं, ज़्यादा फास्ट मल्टीप्लाई हो गए, तो उनको कहीं और जाने के लिए जगह नहीं थी, तो दे केम आउट एंड कॉज्ड अ projection, a bud kind of outward projection, and so it starts looking a little bit like a heart. आपको ये नजर आ रहा है ना, 2 एट्रिया और वेंट्रिकल थोड़ा सा हल्का सा हार्ट शेप्ड बन रहा है. That is how we show a heart ना, बादाम ऐसे दिखाते हैं ना, तो ये थोड़ा सा हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाएगा.
इसके पीछे ऑफ कोर्स सस्पेंसर के सेल्स तो है ही, ये तो है ही। ये जो हार्ट शेप्ड एंडोस्पर्म एम्ब्रियो है, इसको और भी सराउंडिंग एंडोस्पर्म से खाना मिल ही रहा है, इसकी ग्रोथ और भी बढ़ते जाने वाली है। ये आउटग्रोथ वाली रीजन और तेजी से बढ़ती है, पहले से ही वो तेजी से बढ़ ही रहा था तो और तेजी से वही कंटिन्यूड रहेगा, तो इसकी ग्रोथ और भी बढ़िया होती जाएगी एंड मोर cells will cause even faster growth, and so ultimately this will start looking somewhat like a horseshoe। घोड़े का जो लोहे का horseshoe होता है वो अप्रोक्सीमेटली ऐसे ही होता है ना। So now this is called as horseshoe shaped embryo। जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे धीरे धीरे अब इसमें नया शेप लेना शुरुआत हो जाती है। अब तक ये ग्रो होते होते इसमें एकदम पुश होते होते यहां तक आ गया है। Surrounding endosperm is also providing it more and more food, so suspensor has also become more and more long. So now what we find is this starts taking up a shape which is something like, ये अब यहां पहुंच के ट्विस्ट हो गया है एंड सो ये दो लीव्स की तरह बनना शुरू हो जाएगा। सो दिस विल बिकम समथिंग लाइक वन लीफ, अ लिटिल एपेक्स एंड अ सेकेंड लीफ। ये फ्यूचर शूट सिस्टम बनने जाएगा, द प्लूम्यूल, एंड ये भी इलोंगेट होकर फ्यूचर रूट सिस्टम, रेडिकल वगैरह बनने जाएगा। एक रीजन यहां पर ऐसी है जिसको अब हम कहते हैं कोटाइल रीजन, COTYL, कोटाइल रीजन। इस कोटाइल रीजन के कुछ सेल्स अब बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होते होते बहुत सारा फूड स्टोर करते जाएंगे और दो कोटिलीडन्स बनाएंगे। सो यू गेट अ सीड विथ टू कोटिलीडन्स। इन द मीन टाइम इसके चारों तरफ के जो इंटेग्यूमेंट्स है वो इसको भी चारों तरफ से अब लिपट जाएंगे, तो सीड विथ सीड कोट बन जाएगा विथ एम्ब्रियो। ऑफ कोर्स एम्ब्रियो इसमें एक्चुअली इतना बड़ा नहीं होता, फॉर अंडरस्टैंडिंग हम इसको बड़ा दिखा रहे हैं, बट दिस विल बी समथिंग लाइक, सपोज आपने एक राजमा का या कोई बीन सीड ले लिया। सो लेट्स सपोज वी टेक अ बीन सीड, समथिंग लाइक दिस। चोली या राजमा ऐसा कोई, तो इसके अंदर एक छोटा सा एम्ब्रियो एक्चुअली होगा जो कि इसको जब आप जमीन में रखोगे जर्मिनेशन के लिए तो इसका ये रेडिकल वाला हिस्सा ये पहले इमर्ज होके रेडिकल बनाएगा, जिससे कि आगे रूट बनना शुरू हो जाएगा और ये प्लूम्यूल वाला हिस्सा बाहर निकल के सीडलिंग बन जाएगा एंड विल स्टार्ट ग्रोइंग एज अ न्यू प्लांट। सो ये आगे चल के डेवलपमेंट होने के लिए ये एम्ब्रियो बन गया इसमें। नाउ एम्ब्रियो के पार्ट्स क्या है वो देखने के लिए अब हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये स्टेजेस का काम खत्म हो चुका है, इस सब की ग्रोथ के लिए एंडोस्पर्म ने खाना दिया, सो एंडोस्पर्म भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, उसका फूड सप्लाई खत्म हो जाएगा और उसकी जगह फूड अब कोटिलीडन्स में स्टोर हो जाएगा, सो दैट एम्ब्रियो व्हेन इट स्टार्ट्स जर्मिनेटिंग उसकी इनिशियल फूड सप्लाई कोटिलीडन्स विल गिव द फूड। दिस इज टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट। मोनोकॉट्स की कहानी थोड़ी अलग है, वो हम बाद में देखेंगे। कॉमनली एंड इजियर टू अंडरस्टैंड ये डाइकॉट वाली कहानी है, सो दिस इज व्हाट वी विल फर्स्ट सी। सो वी कैन क्लियर ऑल ऑफ दिस नाउ and let us see ultimately ये embryo कैसे बनेगा। So you now have finally an embryo with a set of future leaves and a future growing shoot meristem, all of which is what we call as plumule, and a future radical which will become the future root. Now from the cotyle region, two cotyledons have been formed and embryo is now inside the seed.
दोनों तरफ से दो कोटाइल रीजन से निकले वाले दो कोटिलिडन्स बन गए हैं, उनमें बहुत सारा फूड स्टोर हो चुका है एंड इसके बीच में ये एम्ब्रियो अब प्रोटेक्टेड है और इसको चारों तरफ से अब सीड कोट ने भी प्रोटेक्ट कर लिया है। कोटाइल रीजन से ऊपर की तरफ जो पार्ट है, सो लेट अस स्टार्ट नेमिंग, ये कोटाइल रीजन है, COTYL, कोटाइल पार्ट या कोटाइल रीजन। इसके ऊपर का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एपिकोटाइल, EPICOTYL, और उसके नीचे का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल। इसके बाद ये रेडिकल है और ये प्लूम्यूल है। So these are the parts of a typical dicot embryo and these of course are the two cotyledons. This way you get the ovule becoming a seed. While this is happening, the surrounding ovary has become a fruit, the pericarp part. This is the fate of the development of the embryo, embryogenesis, and before that we saw the endosperm development. Now endosperm development में कभी कभी कुछ variations भी देखने को मिलते हैं. So sometimes we find that it does not go for those free nuclear divisions, but it goes ahead with regular cell multiplication. एक के दो, दो के चार. That is called as a cellular endosperm, where there are regular mitotic divisions with cytokinesis. And sometimes in some rare cases, in some plants, mainly plants which we call as the Helobe type of plants, so that is why that is called Helobial type of endosperm. उसमें एक और थोड़ा सा वेरिएशन देखने को ये मिलता है कि एम्ब्रियो सैक के अंदर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को डिवाइड होके दो न्यूक्लियाई बनेंगे। एक सेल तो ऑफकोर्स है ही, जाइगोट बन चुका है वो। सेल वॉल विल बी लेड एंड यू विल गेट टू cells formed, but then within each you get free nuclear division. So इसके आगे इसमें cell walls तुरंत नहीं ले होंगे, पहले कुछ free nuclear divisions होते जाएंगे और बाद में फिर cell walls deposit फिर से शुरू हो जाएंगे. So this is Helobial type of endosperm. NCERT और NEET के लिए mainly only free nuclear division is important. The others are not essential for NEET purpose. But at least free nuclear you must certainly know. So endosperm development, embryogenesis, ये सब हमने देख लिया, एम्ब्रियो के पार्ट्स भी देख लिए। अब मोनोकॉट्स का थोड़ा अलग है, उसके डेवलपमेंट स्टेजेस देखने की जरूरत नहीं है, बट मोनोकॉट का फाइनल सीड शेप कैसे दिखता है वो थोड़ा आगे चल के देखेंगे। मेनली अभी हम डाइकॉट्स का ये सब सो इन दिस वे, आफ्टर हैविंग कैरिड आउट अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, all the post-fertilization events such as development of endosperm and development of embryogenesis, इस डिस्कशन के साथ ये लेक्चर अब हम यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।